वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमारा टॉपिक है संधि। संधि इस व्याकरण के टॉपिक का सेशन नंबर 2 है। संधि में हम संधि किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन और संधि के अलग अलग प्रकारों को पढ़ेंगे। इसके पहले भागों में हमने संधि किसे कहते हैं यह पढ़ा। किसे कहते हैं संधि? दो अलग अलग शब्दों के मेल से जो विकार होता है, अर्थात जो परिवर्तन होता है, जो नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से स्वर संधि को हमने विस्तार से इसके पहले भाग में पढ़ लिया। स्वर संधि के भी अलग अलग 5 प्रकार होते हैं, उसको भी हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब इस भाग में हम व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किस प्रकार से विच्छेद किया जाता है संधियों का, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इस भाग में। अब देखते हैं व्यंजन संधि की डेफिनेशन या व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन से व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो, स्वर और व्यंजन, इसकी जानकारी हमें अब तक मिल चुकी है। हम शब्दों में स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसको हम भली बाती जानते हो ना। हम स्वर और व्यंजन को पहचान सकते हैं क्योंकि वर्णमाला में तो हमने कक्षा 1 से ही हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है। तो शब्दों में स्वर और व्यंजनों को हम भली भांति डिवाइड कर सकते हैं कि इसे स्वर कहते हैं, इसे व्यंजन कहते हैं। कि स्वर संधि में जो प्रकार हमने देखा था, उसमें हमने देखा था अधिकतर स्वरों में, 2 स्वरों में जब परिवर्तन होता है तो उससे जो संधि विच्छेद होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि में भी हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से मेल होता है या फिर व्यंजन और स्वर का मेल होता है, और इस मेल होने के बाद उसमें जो विकार होता है अर्थात उसमें जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम कहेंगे व्यंजन संधि। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जगत प्लस नाथ। अब देखिए यहाँ पर त और न, यह क्या है? व्यंजन है या स्वर? व्यंजन। त और न व्यंजन है। अब लेकिन न में अ का स्वर का मिलाप हो गया है। अब यह तो हमें पता है कि स्वर जो होते हैं वह अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हर व्यंजन स्वर से युक्त होता है, वह अपने आप में व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। अब यहाँ पर देखिए त में भी क्या होता है? जैसे त प्लस अ, तब बनता है व्यंजन त। इसमें भी न प्लस आ, यह स्वर मिला है, इससे शब्द बना, इससे न प्लस आ स्वर और व्यंजन से शब्द बना ना। अब यहां पर देखिए जगत प्लस नाथ, इसमें त और ना का क्या हो रहा है? मिलाप हो रहा है, तो इससे परिवर्तन होता है और नया शब्द बनता है जगन्नाथ। उसी प्रकार आ प्लस छादन, इसमें परिवर्तन हो गया। अब देखिए छ में जब आ के स्वर और व्यंजन बदलता है तो इसमें च आ जाता है और उससे शब्द बनता है आच्छादन। अब यह च कैसे आया, इसका यह कैसे परिवर्तन होता है, यह जब आगे हम संधि को विस्तार से पढ़ेंगे, व्यंजन संधि को, तब मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ दूसरा उदाहरण देखते हैं। षट प्लस मुख। अब यहाँ पर देखिए यह व्यंजन है और यह भी व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर म और स्वर उ की मात्रा लगी है, तो इससे शब्द बना है मुंह। उसी प्रकार देखो अब ट और म, इनका संधि में मिलाप हो रही है, स्वर और व्यंजन में मिलाप हो रहा है और उससे शब्द ट यह लुप्त हो जाता है और उससे नया शब्द बनता है न। तो इसमें षण्मुख। अब यह परिवर्तन कैसे हुआ है, इसके भी नियम होते हैं, उसको हम आगे
विस्तार से पढ़ेंगे कि यह ट का न में कैसे परिवर्तन हो गया, यहाँ पर छ है तो च का कैसे आया, यह सब अलग अलग नियम है, तो उसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि के बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम पढ़ते हैं। पहला है, जब किसी वर्ग के बाद प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है। देखो पहला नियम क्या है, क्या बता रहा है कि किसी भी वर्ग के बाद प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या फिर कोई भी एक शब्द य र ल व या फिर स्वर आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। पहला उदाहरण है दिक प्लस गज, क और ग। अब देखिए क्या लिखा है कि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय, अब यहाँ पर देखो क है और उसका तृतीय वर्ण कौन सा है, ग, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। और वह कौन सा शब्द आ जाएगा, क के स्थान पर तृतीय वर्ण आ जाएगा। तो देखो क और ग इसका मिलाप होने से ग में परिवर्तन होगा, क में परिवर्तन होगा और तृतीय वर्ण ग ही आएगा। तो दिक प्लस गज दिग्गज। यहाँ पर भी देखिए दिक प्लस भ्रम, इसमें भी क वर्ग का तृतीय वर्ग वर्ण कौन सा है, ग, तो क्या आ जाएगा, दिग्भ्रम, दिक प्लस भ्रम। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं, सत प्लस वाणी। अब यहाँ पर क्या दिया है कि किसी भी वर्ण का जो वर्ण आएगा उसका चतुर्थ या तृतीय वर्ण उसके बदले में आएगा। अब त वर्ग देखिए, त का तृतीय वर्ण है द, सत प्लस वाणी, तो इसमें त में परिवर्तन हो जाएगा और उसकी वर्ग का तृतीय वर्ग द, सद्वाणी। समझ में आ रहा है कैसे परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार जगत प्लस आनंद, तो इसमें भी देखो त के स्थान पर तीसरा वर्ण द आएगा, जगत आनंद। अब देखो यहाँ पर आ स्वर है तो द आएगा तो उसके साथ वह आ स्वर मिल जाएगा और उसका द का परिवर्तन होकर क्या बनेगा, दा, जगदानंद। तो आ का लोप होकर वह द में मिल जाएगा और इससे शब्द बनेगा दा, जगदानंद, जगत प्लस आनंद, जगदानंद। तो हमारा अगला नियम क्या है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद न या म आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब पंचम वर्ण या पंचमाक्षर हम सबको पता है, पंचम वर्ण या पंचमाक्षर क्या होते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग। इन वर्गों के अंत में जो पांचवा शब्द होता है, पांचवा व्यंजन जो होता है उसे कहते हैं हम पंचमाक्षर या पंचम वर्ण। वाक प्लस माय, देखो अब क का जो पंचम वर्ण है कौन सा है, न, तो इसका परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, वाग्मय। उसी प्रकार जगत प्लस नाथ, त का देखिए यहाँ पर त का पंचम वर्ण कौन सा है, न, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा और शब्द आएगा जगन्नाथ। उसी प्रकार उत प्लस नति, इसमें देखो त का पंचम वर्ण कौन सा है, न, तो त के स्थान पर न यह पंचमाक्षर आएगा, उन्नति। अगला नियम देखते हैं, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब देखिए क्या है कि म का परिवर्तन होकर उसमें क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा या फिर उसके बाद का पंचम वर्ण बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पर अहम प्लस कार। अब देखिए यहाँ पर म है और म का परिवर्तन हो जाएगा
नियम हमारा क्या कह रहा है कि म का परिवर्तन होकर अनुस्वार में बदल जाएगा, तो म का परिवर्तन होकर वह अनुस्वार में बदल जाएगा। अहंकार का क्या हो जाएगा? अहंकार। अब देखिए पहले इसमें अहंकार ऐसे लिखे जाते हैं, यहाँ पर मैंने दो प्रकार के लिखे हुए, एक अहंकार ऐसा, एक अहंकार ऐसे। तो इसमें से सही शब्द कौन सा है और गलत शब्द कौन सा है? यह गलत शब्द है, तो हम अहंकार ऐसे नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार किम प्लस चित, किंचित। अब देखिए यहाँ पर ये जो है च वर्ग है ना, तो च का पंचमाक्षर त्रि में बदल जाएगा, किंचित। इसमें म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, म का अनुस्वार में परिवर्तन, और किंचित शब्द इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने किंचित शब्द भी दो प्रकार से लिखे, तो हम किसका कौन सा शब्द सही होगा और कौन सा गलत? यह शब्द कौन सही है या गलत? गलत। किंचित शब्द हम ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार सम प्लस गम, तो इसमें भी म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा और शब्द बनेगा संगम। यहाँ पर संगम देखो दो प्रकार से लिखे हैं, संगम इस प्रकार से एक लिखा और एक, तो यह शब्द गलत है और संगम यह सही है। अगला नियम है यदि त द के बाद ल हो तो ल, और न के बाद ल हो तो अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे कि त प्लस ल उत, लास, उल्लास। आप देखो यहाँ पर अनुनास, उल्लास, और महान प्लस लाभ, महालाभ। अगला नियम देखते हैं, यदि स व्यंजन से पूर्व अ या आ से भिन्न स्वर आता है तो स का श में परिवर्तन हो जाता है। देखो मैंने पहले आपको स का न में कैसे परिवर्तन हुआ या स का श में कैसे परिवर्तन हुआ है हमने उदाहरण देखा था, तो उसके नियम आगे एक एक करके हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि स व्यंजन से पूर्व अ रस्व अ और दीर्घ आ आए तो उसमें स का श हो जाता है। जैसे कि वि प्लस सम, यहाँ पर स का परिवर्तन होकर श आ जाएगा, विषम। उसी प्रकार सु प्लस समा, स में परिवर्तन होगा और श आएगा, सुषमा। अनुस्वार के म व्यंजन के बाद यदि म व्यंजन आता है तो द्वित्व हो जाता है, अनुस्वार नहीं। मतलब देखो म शब्द अगर दो बार आता है तो उसमें अनुस्वार नहीं बनेगा, बल्कि वह हम शब्द जोड़कर लिखेंगे दो बार। जैसे कि सम प्लस मति, अब यहाँ पर म का अनुस्वार होगा नहीं, तो इसमें परिवर्तन होगा और सम्मति। उसी प्रकार सम प्लस मिश्रण, अब यहाँ पर दो बार म आया है लेकिन म अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा, वो उसके साथ जुड़कर दो बार हम लिखेंगे सम्मिश्रण, संयुक्त शब्द बनेंगे उसके। अगला नियम, यदि वर्गों के अंतिम वर्ण के अतिरिक्त शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पहले वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत प्लस हत क्या हो जाएगा? त और ह, इसमें उद्धत, त का क्या हो जाएगा? द, उद्धत। यहाँ पर भी देखो उत प्लस हार, देखो दोनों इसमें परिवर्तन हो रहा है, ह का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ध में। यहाँ पर भी देखो त का परिवर्तन द में होगा, ह का परिवर्तन ध में, उद्धार। उत प्लस हरि, इसमें भी देखो त का परिवर्तन होकर ग हो रहा है और ह का परिवर्तन ध, वाग्धरी। अगला नियम देखते हैं, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो उसके पहले च जुड़ जाता है, दीर्घ स्वर में विकल्प होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था लांछन, उस पे छ का च में परिवर्तन हो गया था। परि प्लस छेद, इसमें भी देखो छ के बाद पहले च लगेगा, परि प्लस छेद, परिच्छेद। छाला प्लस छादन, इसमें भी छाला प्लस
छादन, छालाच्छादन। उसी प्रकार आच्छादन, आ प्लस छादन। इसमें क्या हो जाएगा, छ में च लगेगा और इससे शब्द बनेगा आच्छादन। तो बच्चों, इस प्रकार हमने व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसमें किस प्रकार से बदलाव आते हैं, इसके नियमों को हमने विस्तार के साथ पढ़ा। तो स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है, यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे संधि का तीसरे प्रकार के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।